हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब जहाँ भी होंगे ठीक होंगे। अगर आप ये स्टोरी पहली बार सुन रहे तो इसे पूरा समझने के लिए आपको इसका पिछला पार्ट ज़रूर देखना चाहिए। कोमल जो कि अभी तक खुश थी और अपनी खुशी किस तरह एक्सप्रेस करे उसे समझ नहीं आ रहा था। जब उसे ये पता चला कि उसकी शादी वीर से नहीं बल्कि विनीत से हुई है तो वो तो बस झूम कर नाचना चाहती थी। कोमल वीर की हालत देखकर पहले से समझ रही थी कि शायद इसके पीछे विनीत का हाथ होगा, लेकिन जब वीर के मुंह से सारी सच्चाई पता चलने के बाद उसका ये वहम दूर हो गया था और वीर की बात सुनकर वो अभी अभी हुई अपनी शादी याद करने लगी। विनीत जो कि मधु की तरफ देख रहा था, वीर की बात सुनकर उसे गुस्सा आने लगा था। आता भी क्यों ना, क्योंकि अब तो उसकी शादी कोमल से हो चुकी है। फिर ये क्या था, तुम पागल हो गए हो। इस लड़की की शादी हो चुकी है और तुम इसी मंडप में इसके साथ शादी करना चाहते हो। वीर की माँ ने कहा, हाँ माँ, क्योंकि आप सब जानते हैं कि मेरी शादी कोमल से होने वाली थी, लेकिन ये मधु की गलती की वजह से हो नहीं पाई। तो मैं इनको एक मौका देना चाहता हूँ अपनी गलती सुधारने का। और मैं सॉरी, हमें हमारी गलती नहीं सुधारनी, आप यहाँ से जा सकते हैं। मोहित ने बिना भाव से वीर को टोकते हुए कहा। मोहित कब से भी मधु के बारे में काफ़ी कुछ सुन चुका था और वो जानना चाहता था कि आखिर क्यों मधु ने ऐसा किया और क्या वजह थी। लेकिन वो इतना ज़रूर जानता था कि मधु ने इतना सब बिना वजह के तो नहीं किया होगा। रुक्मणी आंटी प्लीज़, आप तो मान जाएं, मैं कोमल से प्यार। वीर ने इतना ही कहा था कि विनीत उसे बीच में टोकते हुए कहने लगा, कोमल इज़ माई वाइफ और मैं अपनी वाइफ के बारे में किसी के मुंह से गलत नहीं सुनूंगा। कोमल जो कुछ नहीं समझ पा रही थी वो विनीत की बात सुनकर उसकी तरफ देखने लगी और वीर की माँ गुस्से में कहने लगी, मुझे लगता है इन सब की पहले से चाल होगी हमारी इज्जत इस तरह से सबके सामने नीलाम करने की। कैसे एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। और इसी लड़की ने ही तो कोमल की शादी इस लड़के से करने की मांग की थी। हे भगवान, यह आंटी आज पक्का मुझे मोहित की लाइफ से दूर करके ही मानेंगी। मधु ने अपने नाखून को चबाते हुए कहा, जिसे सुनकर रुक्मणी के हाथों की मुट्ठियां बीच सी गई। रुक्मणी का मन कर रहा था कि वो अभी मधु के पास जाएं और उसे खींचकर थप्पड़ जड़ दें। कुछ देर बाद वीर की फैमिली गार्डन से चली गई थी और मोहित की फैमिली को अकेला छोड़कर। रुक्मणी का गुस्सा आग की तरह भड़क गया था और अब उसकी सीमा से बाहर हो गया और अपने कदम धीरे धीरे भरते हुए मधु के पास आने लगी। मोहित अपनी माँ को मधु के करीब जाते देख वो आगे बढ़ मॉम। मोहित ने इतना ही कहा था कि रुक्मणी ने अपना हाथ दिखाते हुए मोहित को वहीं रुकने का इशारा किया, जिसे मोहित अपने कदम रोक लेता है। रुक्मणी मधु के सामने जाकर खड़ी हो गई और मधु आने वाले खतरों को इमेजिन करने लगी थी। इतने में उसे रुक्मणी की भारी हो चली आवाज़ सुनाई देती है, बोलो तुमने क्यों किया ऐसा। रुक्मणी इतना बोलकर थोड़ी देर खामोश हो गई और फिर अपनी आवाज़ में दुगनी तेजी से चिल्लाते हुए कहने लगी, तुमने ये सब जानबूझकर किया था ना, ताकि हमारी फैमिली की बदनामी हो सबके सामने और हम सड़क पर आ जाएं। नहीं मॉम, मैंने ऐसा इसलिए नहीं किया था। मधु इतना बोल पाई थी कि रुक्मणी ने गुस्से में आकर अपना हाथ ऊपर किया और मधु को थप्पड़ मारने के लिए आगे बढ़ा दिया। नहीं मॉम, मैंने ऐसा इसलिए नहीं। मधु इतना बोल पाई थी कि रुक्मणी ने अपना हाथ ऊपर किया मधु को थप्पड़ मारने के लिए। ये देखकर मधु अपने दोनों हाथ ऊपर करती है और अपना चेहरा छुपाने लगी। मधु ने अपनी आंखें बंद कर ली थी और वहाँ कुछ देर शांति रही। ये शांति मधु महसूस करते ही अपने हाथ नीचे करती है और सामने की तरफ देखने लगी। मोहित ने आगे आकर अपनी मोम का हाथ बीच में ही रोक लिया। रुक्मणी मोहित की तरफ देखने लगी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका अपना बेटा उसका हाथ रोकने की हिम्मत कर सकता है, वो भी सबके सामने। रुक्मणी को बहुत गुस्सा आया और उसने एक झटके से अपना हाथ छुड़ाया और अपनी उंगली मोहित पर पॉइंट करते हुए कहने लगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की। मॉम, पहले बात तो सुन लीजिए कि मधु ने ये सब क्यों किया। मोहित ने शांत स्वर में कहा। रुक्मणी ने गहरी सांस ली और कहने लगी, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा इस लड़की ने क्या हालत बनाई है वीर की, और अब तुम उसकी बात सुनना चाहते हो। तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि
इसने हमारी बदनामी करने के लिए ये सब किया था। अगर मधु ने हमारी फैमिली की बदनामी करना चाहा होता तो विनीत के साथ कोमल की शादी के बारे में हम सबसे नहीं कहती। मोहित ने अपनी माँ को समझाते हुए कहा। रुक्मणी कुछ सोचने समझने की कोशिश में नहीं थी और वो मोहित से कहने लगी, तुम इस लड़की की तरफदारी कर रहे हो। मैंने खुद उसके मुंह से सुना था कि ये वीर की शादी कोमल से नहीं होने देगी। मोहित ये सुनकर मधु की तरफ देखने लगा। मधु जो कि कुछ सोच रही थी कि कैसे अपनी बात संभाली जाए और मोहित के इस तरह देखने से वो आस भरी आंखें झपकाने लगी। मोहित कुछ बोलने ही जा रहा था, लेकिन मधु के चेहरे को देखकर वो समझ गया था कि मधु कुछ बोलना नहीं चाहती। इसलिए वो अपनी माँ की तरफ देखता है और कहने लगा, मॉम, कोमल की शादी हो चुकी है और इस बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं है। रुक्मणी को इस वक्त मोहित की बातें एक कांटे की तरह चुभ रही थी और उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा नजर आ रहा था। जो गुस्सा सिर्फ मधु के लिए था, वही गुस्सा अब मोहित के लिए भी झलक रहा था। रुक्मणी ने अपनी भवें सुकोड़ी और बोली, तुम दोनों को मेरे घर आने की जरूरत नहीं है और खासकर इस लड़की को तो बिल्कुल भी नहीं। जिसने मेरी बेटी की बदनामी करने का सोचा, मैं उसे तो कभी माफ। मॉम, मधु भाभी ने जो कुछ भी किया वो बिल्कुल ठीक किया। कोमल ने रुक्मणी को बीच में टोकते हुए बोल रही थी, जिसे सुनकर सबकी नजरें उसकी तरफ हो गई और कोमल सबको अपनी तरफ देखता देख कहने लगी, मॉम, मैं वीर से शादी नहीं करना चाहती थी। नहीं करना चाहती थी तो उस दिन हाँ क्यों कहा? अगर नहीं करना चाहती थी तो यहाँ तक क्यों आ गई थी? रुक्मणी ने बेबाकी से और गुस्से भरे स्वर में बोली, जिसे सुनकर कोमल ने एक नज़र विनीत की तरफ देखी और फिर अपनी माँ की तरफ देखने लगी। विनीत कुछ समझ नहीं पाया कि कोमल ने उसकी तरफ ऐसे क्यों देख रही और वो इससे ज़्यादा सोच पाता इससे पहले उसे एक बात सुनाई देती है, क्योंकि मैं विनीत से प्यार करती हूँ, लेकिन विनीत ने मुझसे शादी करने से इनकार कर दिया था। इसलिए मैंने वीर से शादी करने के लिए हाँ मजबूरी में करना पड़ा। ये सोचकर कि शायद मैं वीर के साथ शादी करने के बाद विनीत को भूल जाऊंगी, पर मुझे वीर के साथ एक एक पल बिताना मुश्किल हो रहा था और मैं उससे शादी करने के बाद खुश नहीं रहती। और मैं बहुत खुश हूँ कि भाभी ने मेरी खुशी के लिए ये सब किया। वहाँ जितने भी लोग मौजूद थे वो सब शॉक्ड थे और सबसे ज़्यादा शौक तो विनीत को लगा था। विनीत को ये उम्मीद नहीं थी कि कोमल सबके सामने ये बोलने की हिम्मत करेगी, लेकिन अभी अभी उसने अपने कानों से सुना था, जो कि सच था। क्या तुम विनीत से प्यार करती थी? रुक्मणी ने शांत रहने की कोशिश करते हुए बोली। कोमल ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई और रुक्मणी ने फिर कहा, तुम्हारे दिमाग में इतना सब चल रहा था तो फिर कहा क्यों नहीं? क्यों हमारी बेइज्जती कराने पर उतर आई तुम? सबको यहाँ एक मजाक लग रहा है। यहाँ जो चल रहा था वो सब एक मजाक के तौर पर था। रुक्मणी इतना बोलकर थोड़ी देर के लिए खामोश हो गई। किसी की भी अब हिम्मत नहीं थी कि कोई रुक्मणी से कुछ कहे और रुक्मणी कहना शुरू करती है। एक ये है कि शादी रोकने पर तुली थी और दूसरी तुम थी जो शादी नहीं करना चाहती थी। वाह, मेरे घर में जिसे जो चाहे वो अपनी मर्जी चला सकता है और अपनी मनमानी कर सकता है, पर एक बार ये नहीं सोचता कि हमारी इज्जत का क्या होगा। सबके सामने हमारा मजाक बनाकर रख दिया है। मधु जो कि खामोश थी वो कहने लगी, रुक्मणी मॉम, वो वीर ठीक लड़का नहीं था, इसलिए मैंने ये सब किया था। और रही बात हमारा मजाक बनने की, तो कोमल की ज़िंदगी बर्बाद होने से तो अच्छा है कि हमारा मजाक बना और कम से कम कोमल की ज़िंदगी तो बर्बाद होने से बच गई। मधु ने ये सब एक सांस में बोल दी थी। रुक्मणी मधु और कोमल के जवाब देने पर कुछ बोल नहीं पा रही थी। रुक्मणी को तो लगा था कि शायद उसने विनीत से कोमल की शादी उससे बिना पूछे कर दी, इसलिए शायद वो अपने आने वाली ज़िंदगी में खुश नहीं रहेगी। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही चल रहा था। ये सब उसकी सोच से परे था। तुम सबने अपनी मनमानी कर ली, अब जो बाकी है वो भी कर लो। इतना बोलकर रुक्मणी वहाँ से जाने लगी। रात का वक्त, रिसोर्ट में सारे मेहमान जा चुके थे। यहाँ जाने के लिए बाकी था तो सिर्फ कुछ लोग जो कि अभी भी वहीं मौजूद थे। इधर कमरे में मधु मोहित के सामने खड़ी थी और मोहित उसके सामने अपने हाथ बांध कर खड़ा था। मधु, मैंने तुमसे कुछ पूछा है, तुम उसका जवाब दो मुझे। मधु मोहित की बात सुनकर घबराई हुई थी और वो अपनी नज़रें इधर उधर कर रही थी। दरअसल बात ये थी कि मोहित
जानना चाहता था कि मधु ने ये सब क्यों किया, वीर के साथ इतना गलत क्यों किया। उसके पीछे कोई वजह थी या फिर उसने बस कोमल की खुशी के लिए ये सब की थी। हे भगवान, मैं तो मोहित से क्या ही कहूँ वीर के बारे में। मधु अपने मन में ये सब सोचकर उलझती चली जा रही थी और मोहित उसके जवाब न देने पर अपने अंगूठे से अपने माथे पर सहलाने लगा और फिर मधु को समझाते हुए कहने लगा, मधु, तुम अगर कुछ कहोगी नहीं फिर कैसे पता चलेगा कि तुमने ये सब क्यों किया। तुम मुझे सिर्फ इतना कहो कि क्या तुमने वीर के साथ ये सब सिर्फ इसलिए किया ताकि उसकी शादी कोमल से ना हो और विनीत से हो जाए। मधु ने अपनी नजरें ये सुनकर नीचे झुका ली थी और मोहित की बात सुनकर वो क्या जवाब दे उसे समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि वो जानती थी कि अगर उसने मोहित की नज़रों से अपनी नज़रें मिलाई तो शायद वो उसे कुछ कह नहीं पाएगी। और मोहित मधु को खामोश देखकर एक गहरी सांस लेता है और बोलता है, मधु, तुम्हें मेरी एक ही बात 3-4 बार सुनने के बाद भी समझ नहीं आ रही क्या। इस बार मोहित के बोलने का लहजा कड़क था, जिसे सुनकर मधु अपने दोनों हाथ आपस में मलने लगी और बोली, मैं नहीं चाहती थी कि कोमल की शादी वीर से हो, क्योंकि कोमल वीर से प्यार नहीं करती थी। मधु ने ये बात एक ही सांस में बोली और वहाँ से जाने लगी। मोहित ने उसे जाते हुए देखकर उसका हाथ पकड़ लेता है और अपनी तरफ खींचता है, जिससे मधु उसके करीब हो गई। मोहित मधु की आंखों में देखने लगा, जिससे मधु असहज होकर दूर हटने लगती है, लेकिन मोहित ने उसकी दोनों बाहें पकड़ी और अपने आप से दूर नहीं जाने दिया। सिर्फ यही वजह थी या फिर कोई और भी वजह थी तुम्हारे ये सब करने की, मोहित ने मधु की आंखों में देखकर बोला था। और मधु ये सुनकर बिना झिझकते हुए कहने लगी, नहीं, मेरी सिर्फ एक ही वजह थी और वो वजह मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, फिर तुम जा सकती हो, मोहित ने मधु को छोड़ते हुए कहा। और मधु मानो यही चाहती हो वो बिना रुके कमरे से निकल गई और लिविंग रूम में आकर एक गहरी सांस लेती है। ये मोहित से झूठ बोलना मेरे लिए कितना मुश्किल है, पर शुक्र है कि उन्हें मेरा झूठ सच लगा, मधु खुद से कहने लगी। और इधर मोहित मधु की हिचकिचाहट, उसका नजरें चुराना और उसके जवाब देने में वो झिझक और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर समझ गया था कि मधु कुछ तो छुपा रही है। इसलिए मोहित ने काफ़ी बार मधु से पूछने की कोशिश की, लेकिन मधु ने कुछ नहीं कहा, जिसे उसने मधु को यहाँ से जाने के लिए कह दिया। पर मोहित इतना तो समझ गया था कि मधु ने सिर्फ एक ही वजह से ये सब नहीं की थी। मोहित ने अपना फ़ोन लिया और किसी को कॉल किया। विनीत अपने कमरे में फ़ोन पर बात कर रहा था। नहीं मोहित, इस वक्त नहीं आ पाऊँगा, मैं कल आ जाऊँगा। मीटिंग अटेंड करने के लिए तुम उन्हें कह दो कि विनीत इतना ही बोल पाया होगा कि उसका फ़ोन पीछे से किसी ने खींच लिया और विनीत अपने इस तरह फ़ोन खींचने से पीछे मुड़ गया और कुछ बोलने वाला था कि सामने कोमल को देखकर कहने लगा, तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुमने मेरा फ़ोन इस तरह से क्यों लिया। कोमल ये सुनकर मुस्कुराई और कहने लगी, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ तो सुनो, मैं यहाँ अपने पति परमेश्वर से मिलने आई हूँ और रही बात तुम्हारा फ़ोन लेने की तो एक पत्नी के तौर पर लिया है। विनीत ये सुनकर कहने लगा, कोमल, मुझे अपना फ़ोन दो प्लीज़, मैं कुछ ज़रूरी बात कर रहा हूँ। तुम्हें अपना फ़ोन नहीं मिलेगा, क्योंकि अब इस फ़ोन पर मेरा भी हक है एक पत्नी के तौर पर। कोमल ने बेड पर बैठते हुए और उस फ़ोन को देखते हुए बोली। विनीत गहरी सांस ली और कहने लगा, पहले तुम मेरा फ़ोन मुझे दो और दूसरा तुम यहाँ से चली जाओ, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम है प्लीज़। कोमल, उसके बाद तुम्हें जितनी मजाक करनी हो उतनी करना, मैं तैयार हूँ, लेकिन इस वक्त नहीं। कोमल उठ गई और विनीत के हाथ में देखने लगी, जो कि फ़ोन लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया था। विनीत, तुम्हें जो भी इम्पोर्टेंट काम करना हो वो कल कर लेना, और दूसरी कि मैं तुम्हें फ़ोन नहीं दूंगी, और अगर तुमने मुझे ज़्यादा फोर्स किया ना तो उस खिड़की के बाहर में ये फ़ोन फेंक दूंगी। कोमल ने खिड़की की तरफ इशारा किया और विनीत एक नज़र खिड़की की तरफ देखता है और फिर कोमल को, जो कि उसके साथ मजाक कर रही थी। कोमल के चेहरे पर इस वक्त एक अलग ही खुशी थी, जो कि काफ़ी दिनों से गायब थी। उसके चेहरे पर एक सुकून था और एक राहत, जो कि ये सब उसके साथ शादी करने के बाद ही आया था। विनीत कोमल का खिला हुआ चेहरा देखकर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई, लेकिन उसने कोमल के सामने जाहिर नहीं होने दी
और अपने चेहरे पर झूठ मूठ के गंभीर एक्सप्रेशन लाते हुए कहने लगा, कोमल तुम मेरा फ़ोन मुझे दो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। कोमल विनीत की बात सुनकर अपनी भवें ऊपर उठाती है और अपने दोनों हाथ कमर पर रखते हुए कहने लगी, वरना क्या मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। विनीत, कोमल प्लीज़ मुझे अपना फ़ोन दो। इस बार कोमल चिढ़ सी गई। एक तो वो निडर होकर उसके कमरे तक आ गई और ऊपर से ये था कि उसे अकड़ दिखा रहा था जो उसके बर्दाश्त से बाहर था। कोमल गुस्से में विनीत की तरफ देखती है और कहती है, तुम्हें इस फ़ोन से प्यार है ना, इसलिए तुम्हें मेरे प्यार की कदर नहीं, तो तुम्हें ये फ़ोन हॉस्पिटल में मिलेगा। विनीत कोमल के कहने का मतलब नहीं समझ पाया और वो थोड़ी देर सोच में पड़ गया और इतने में कोमल उसका फ़ोन लेकर खिड़की तक आ गई और अब जाकर विनीत भी उसके कहने का मतलब समझ चुका था और वो उसकी तरफ आते हुए उसे कहने लगा, कोमल प्लीज़ डोंट। लेकिन उसके इतना कहते कहते कोमल उसका फ़ोन खिड़की से बाहर फेंक चुकी थी और विनीत खिड़की से बाहर नीचे की तरफ देखने लगा। विनीत को सिर्फ अंधेरे के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और वो कोमल उसका फ़ोन नीचे गिराकर काफ़ी खुश थी, मानो उसने अपने और विनीत के बीच के उस दुश्मन को दूर किया हो। उसे इतनी खुशी हो रही थी और वो जाकर बेड पर आराम से बैठ गई और विनीत की तरफ देखने लगी जो खिड़की से बाहर अब तक देख रहा था। कोमल, क्या क्या तुम पागल हो? विनीत ने कोमल की तरफ देखते हुए बोला। कोमल उसकी बात सुनकर मुस्कुराई और कहने लगी, हाँ हूँ, मैं पागल हूँ लेकिन तुम्हारे प्यार में। विनीत कोमल के पास आते हुए कहने लगा, तुम्हारा दिमाग खराब है, मेरा फ़ोन नीचे फेंकने की क्या ज़रूरत थी? ज़रूरत थी क्योंकि तुम मुझसे ज़्यादा उस फ़ोन को भाव दे रहे थे। ये सुनकर विनीत ने गहरी सांस ली और कहने लगा, जाओ और मेरा फ़ोन लेकर आओ। नहीं, मैं क्यों जाऊँ? कोमल ने बेझिझक से बोली। जिसे सुनकर विनीत ने उसे कुछ कहा नहीं और अपने कदम बाहर की तरफ बढ़ा दिए। विनीत ने सोचा था कि वो कुछ पल कोमल के साथ मजाक करेगा, लेकिन उसे क्या पता था कि उसका ये मजाक उस पर इतना भारी पड़ने वाला है। कोमल विनीत को बाहर की तरफ जाते हुए देखकर बेड पर से उठ गई और भागती हुई दरवाजे के सामने जाकर खड़ी हो गई और अपने दोनों हाथ फैलाकर कहने लगी, तुम यहाँ से तब तक नहीं जा सकते जब तक मैं ना तुम्हें जाने दूँ। विनीत उसकी इस हरकत पर उसे घूरने लगा। वो जानता था पहले से कोमल को और उसके जिद्दीपन को भी, और ऐसे ही वो उसकी बात नहीं मानेगी। फिर भी वो उसे वार्निंग देते हुए कहने लगा, कोमल मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, मेरे रास्ते से हट जाओ वरना जो भी होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। कोमल ने अपना सिर ना में हिलाते हुए कहने लगी, ना का मतलब सिर्फ ना होता है, और वैसे भी मेरी मर्जी की बात है तुम्हें यहाँ से जाने देने की और ना जाने देने की, और मुझे तुमसे आज बहुत सारी बातें करनी हैं हमारे इस रिश्ते के बारे में, तो तुम इस वक्त कहीं नहीं जा सकते। विनीत ये सुनकर उसकी तरफ बढ़ते हुए ना समझे में पूछने लगा, रिश्ता कौन सा हमारा रिश्ता? हमारा रिश्ता मतलब हस्बैंड वाइफ का रिश्ता, और कौन सा? कोमल ने शांत से बोली, ओ अच्छा, तो हम हस्बैंड वाइफ हैं राइट? विनीत ये बोलते वक्त कोमल के काफ़ी करीब आ गया था और उसने अपना एक हाथ दरवाजे से टिका दिया और कोमल ने बच्चों की तरह अपना सिर हाँ में हिला देती है और उसके चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी जो कि उसके चेहरे पर जाहिर भी हो रही थी। ये देखकर विनीत ने कोमल का हाथ पकड़ा और अपनी तरफ खींचा और एक झटके से उसे अपने बाहों में उठा लिया। हम हस्बैंड वाइफ हैं तो आज हमारी सुहाग रात हुई है ना वाइफ? कोमल विनीत की इस तरह बाहों में उठाने से वो उसे देखने लगी और उसकी बात सुनकर उसके गाल लाल हो गए थे और उसकी आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। विनीत अपने कदम आगे बढ़ाते हुए कहने लगा, तुम खामोश क्यों हो? जवाब नहीं दोगी मेरे सवाल का? पहले तो तुम मुझे नीचे उतारो, और रही बात हमारी सुहाग रात की तो ये हक तुम्हें नहीं है, कोमल ने नाराजगी से कहा। जिसे सुनकर विनीत उसे बेड पर बैठाते हुए पूछने लगा, क्यों मेरा ये हक नहीं है? आज हमारी शादी हुई है ना? कोमल ने विनीत को टोकते हुए बोली, हाँ हमारी शादी तो हुई है, लेकिन इसमें तुमने मुझे पाने की कोई कोशिश नहीं की। अगर मधु भाभी ने आज ये सब वीर के साथ नहीं की होती तो शायद मेरी शादी वीर के साथ पक्का हो चुकी होती और मैं आज उसके बिस्तर पर होती। कोमल के ये बोलते वक्त उसका दम घुट रहा था और उसकी आंखें भर आई थी। विनीत ये सुनकर उसके चेहरे की रंगत फीकी सी हो गई थी और वो कोमल से दूर होते हुए खिड़की के पास आकर खड़ा हो गया
और खिड़की से बाहर आसमान की तरफ देखने लगा। कोमल, जो कि उदास होकर बेड पर बैठी हुई थी, विनीत की इस हरकत पर उठ खड़ी हुई और उसकी तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। उसने 2-4 कदम आगे बढ़ाए होंगे कि विनीत, जो बाहर की तरफ देख रहा था, वो बिना उसकी तरफ देखे कहने लगा, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें पाना नहीं चाहता था? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता? कोमल अपने कदम वहीं रोक लेती है और उसे विनीत की आवाज़ में एक दर्द महसूस होने लगा था और वह बिना हिले डुले अपनी जगह पर स्थिर खड़ी रही और विनीत की बात सुनकर उसकी बात को समझने की कोशिश करने लगी। और विनीत कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लेता है, मानो वो अपना दर्द भुलाने की नाकाम कोशिश कर रहा हो। यूं ही कुछ देर विनीत खामोश रहा और फिर बाहर आसमान की तरफ फिर से झांकते हुए कहने लगा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारी फैमिली हमारी शादी अगर कोई प्रॉब्लम ना होती तो होने देती? कोमल ये सुनकर कुछ बोल नहीं पाई और विनीत फिर कुछ देर खामोश हो गया और फिर से कहने लगा, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो शायद तुम गलत हो। तुम्हारी फैमिली मुसीबत में नहीं होती तो शायद हम दोनों की शादी भी नहीं होती और तुम उसकी वजह अच्छे से जानती हो, क्योंकि कोमल आगे बढ़ी और विनीत को पीछे से आकर लिपट गई और अपना सर उसकी पीठ पर टिका देती है और धीमी आवाज में कहने लगी, मुझे तुम्हारी फैमिली से कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही किसी और से। अगर तुमने मुझसे ये बात पहले की होती कि तुम अपनी फैमिली की खातिर मुझसे शादी करने से इनकार कर रहे हो, तो बात यहाँ तक आती ही नहीं। हम पहले ही शादी कर चुके होते। और रही बात मेरी फैमिली की, तो मैं उन्हें मना ली थी। कोमल इतना बोलकर विनीत से दूर हुई और विनीत उसकी बात सुनकर उसकी तरफ मुड़ गया और कहने लगा, मेरी फैमिली की मुझे परवाह नहीं है और तुम जानती हो, क्योंकि मुझे सिर्फ परवाह थी तो सिर्फ अपनी दोस्ती की। कोमल ये सुनकर नाराज हो गई और अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए कहने लगी, तो तुम्हें मेरी फीलिंग्स की कोई परवाह नहीं थी? तुम गलत कह रही हो। मेरी दोस्ती मोहित के साथ तुम्हारे प्यार होने से पहले थी। और अब तुम ही कहो कि कौन सा दोस्त अपने ही दोस्त की बहन के साथ, ये जानते हुए कि वो मेरा दोस्त है, फिर भी उसकी बहन के साथ एक प्यार का रिश्ता रख सकता है? लेकिन प्यार तो प्यार है ना। और वैसे भी तुम्हें मुझसे प्यार हुआ था तो ये बात कम से कम मेरे भाई को बता देते। एक बहन के नाते ना सही, लेकिन वह एक दोस्त के तरीके से तो आपका प्यार समझ सकते। विनीत इस बात पर मुस्कुराया और कहने लगा, तुम जो कह रही हो वो इतना आसान नहीं है, पर यह बात तुम नहीं समझोगी। इतना बोलकर विनीत वहाँ से जाने लगा, लेकिन कोमल ने उसका हाथ पकड़ा और रोकते हुए कहने लगी, अब तो हमारे बीच के रास्ते पर कोई नहीं है, तो क्या अब तुम अपना प्यार जाहिर नहीं करोगे, या फिर अभी भी अपनी दोस्ती के खातिर तो मुझे ऐसे छोड़कर चले जाओगे? यह सुनकर विनीत ने एक झटके से उसे अपने सीने में छुपा लिया और उसे कसकर अपनी बाहों में जकड़ते हुए कहने लगा, तुम खुद भी मुझसे दूर जाना चाहो तब भी तुम्हें अब खुद से दूर नहीं करूँगा, कभी नहीं। कोमल ये सुनकर मुस्कुराई और विनीत को कसकर लिपट गई और विनीत उसे चिढ़ाने के अंदाज में कहने लगा, वैसे भी तुम मुझे बिना मांगे मिल गई हो। कोमल ये सुनकर विनीत से दूर हुई और उसके सीने पर अपना हाथ मारते हुए गुस्से में कहने लगी, सही कहा तुमने, मेरा हाथ किसी से मांगा ही नहीं और ना ही अब तक तुमने मुझे अपने प्यार का इजहार किया है। आई हेट यू विनीत। कोमल नाराज होकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन विनीत उसे अपने आप से दूर नहीं होने देता और उसे अपने करीब कर उसके ओठों पर अपने ओठ रख देता है। कोमल अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है। यह एहसास पाते ही विनीत आज कोमल को पाना चाहता था और उसे अपना बनाने की कोई कसर बाकी नहीं रखना चाहता था। वो जानता था कि उसकी शादी कोमल से तो हो गई है, लेकिन कोमल को अब उससे हर गलत रास्ते से और अपनी फैमिली से दूर रखना होगा और उसका कदम कदम पर साथ देना होगा। विनीत की कोमल से शादी ना करने की दो वजह थी, एक उसकी दोस्ती तो दूसरी उसकी फैमिली। लेकिन वो जान चुका था कि शायद वो कोमल के बगैर नहीं रह सकता था। अब उसने अपने प्यार का रास्ता चुन लिया है, तो उसने सोच लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन अब वो कोमल से दूर कभी नहीं होगा। कोमल और विनीत एक दूसरे को किस करते हुए बेड तक आ गए थे। दोनों आज सब कुछ भुलाकर एक दूसरे को पाना चाहते थे और सब कुछ भुलाकर एक दूसरे के साथ नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहते थे।
दोनों एक दूसरे में इतने खोए हुए थे कि कब दोनों बेड पर आ गए पता ही नहीं चला और एक दूसरे के प्यार के आगोश में जा चुके थे। विनीत धीरे धीरे कर आगे बढ़ रहा था तो कोमल भी उसका पूरा साथ दे रही थी और कुछ ही पल में दोनों एक हो गए और प्यार के समंदर में कहीं खो से गए। दूसरी तरफ रिसोर्ट के पीछे वाले हिस्से में एक बड़ा सा स्विमिंग पूल था। वहीं मधु स्विमिंग पूल के ठीक किनारे पर अपना पर्पल कलर का लहंगा समेट कर बैठी हुई थी और फोन पर बात कर रही थी। क्या मॉम कुछ ही दिनों में आ रही हैं? मधु ने करण से बोली और करण अपनी बहन को समझाते हुए कहने लगा, हाँ मॉम आ रही हैं, लेकिन तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं उन्हें समझा दूंगा, लेकिन एक प्रॉब्लम है। मधु ने हिचकिचाई हुई आवाज़ में बोली, प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम है? मॉम को तुम्हारे शादी का पता तो चले बिना नहीं रहेगा अगर वो यहाँ आई तो, लेकिन तुम इतना ध्यान रखना कि मॉम को मोहित की पहली शादी के बारे में पता नहीं चले, वरना तुम जानती हो ना मॉम को, वो तुम्हारी शादी को कभी मंजूरी नहीं देंगी। मधु का चेहरा उदास हो गया। वो जानती थी अपनी मॉम को वो कैसे हैं और कैसे नहीं, लेकिन मोहित की पहली शादी के बारे में छुपाना उसके लिए ये मुश्किल है, क्योंकि मोहित की पहली शादी की निशानी तो मोहित की बेटी है। वो कैसे ये भूल सकती है? मधु उदास स्वर में बोली, भाई मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, वो मुझे कुछ काम है। इतना बोलकर मधु ने फ़ोन कट कर देती है और वहाँ से उठ खड़ी हुई। हे भगवान, एक तो बड़े ही मुश्किल से मोहित ने इस रिश्ते को एक मौका देने के लिए कहा है और अब मॉम आ रही हैं, पता नहीं क्या होगा। इतना बोलकर मधु ऊपर की तरफ देखती है और अपने हाथ जोड़कर कहने लगी, हे भगवान, बस मेरी मॉम को मोहित की दूसरी शादी के बारे में पता ना चले। मधु ये सब कह रही थी और एक शख्स दबे पांव उसके करीब आ रहा था, वो भी धीरे धीरे करते हुए, और मधु वहाँ अनजान खड़ी हुई थी। वो शख्स कब से छुप कर उसका खड़े होने का इंतजार कर रहा था और मधु के खड़े होते ही गुस्से में उसकी ओर बढ़ा और मधु अपने ही ख्यालों में गुम थी और वो पीछे मुड़ने के लिए थोड़ी अपनी जगह से हिली ही थी कि उसे पानी में किसी शख्स की परछाई दिखी, जिसे वो डर सी गई और पीछे मुड़ने लगी, लेकिन वो मुड़ पाती इससे पहले उस शख्स ने उसे पानी में धक्का दिया, जिससे मधु स्विमिंग पूल में जा गिरी और ऊपर आने की कोशिश करने लगी। वो पानी में अपने हाथ पैर मार रही थी, लेकिन ऊपर नहीं आ पा रही थी और उसका दम घुटने लगा था। और सबसे मुश्किल ये था कि मधु को तैरना भी नहीं आता था और वो शख्स उसे डूबते हुए देख अपने हाथ बांधकर खड़ा हो गया और मुस्कुरा रहा था और कुछ देर वहीं खड़े रहकर वहाँ से जाने लगता है। और पीछे वाले हिस्से में एक कमरा था, वहीं के इलेक्ट्रिक वायर था जो काफ़ी लंबा था। उसने वो वायर लिया और स्विमिंग पूल की तरफ बढ़ गया। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि वीर था। वीर अपने हाथों में इलेक्ट्रिक वायर लेकर स्विमिंग पूल की तरफ जाने लगता है और जब वो स्विमिंग पूल की तरफ आया और एक नज़र सामने की तरफ देखा तो उसने अपने कदम वहीं रोक लिए। थोड़ी देर पहले मोहित को यकीन नहीं हो रहा था कि मधु ने वीर के साथ ये सब कुछ सिर्फ एक ही कारण के लिए किया हो, इसलिए उसने होटल के मैनेजर से बात की थी और कुछ सीसीटीवी की क्लिप मांगी थी। और ये सुनकर मैनेजर मोहित को लेकर एक रूम में आया था जहां रिसोर्ट के कुछ हिस्सों के लाइव चल रहे थे एक बड़ी सी स्क्रीन पर। मोहित जब उस रूम में आया और मैनेजर से कुछ कहने वाला था कि उसकी नज़र बड़ी सी स्क्रीन पर गई जहां का लाइव स्विमिंग पूल की तरफ का था। मोहित ने देखा कि एक लड़की पानी में डूब रही है। ये देखकर मोहित स्क्रीन के करीब आया और ध्यान से देखने लगा। मधु कभी अपने हाथ ऊपर करती तो कभी अपना सर ऊपर करते हुए बाहर निकलने की कोशिश करती ताकि वो सांस ले सके। उसकी सांस इतनी फूली हुई थी कि वो एक मछली की तरह पानी में तड़प रही थी और बीच बीच में हेल्प के लिए चिल्लाने की कोशिश भी कर रही थी। मोहित जो कि वीडियो को गौर से देख रहा था, उसे मधु का चेहरा तो नहीं दिख रहा था क्योंकि मधु के बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे, लेकिन मोहित ने उसके दुपट्टे को देखकर उसके दिमाग में एक ही ख्याल आया था कि क्या ये डूब रही लड़की मधु है। यह ख्याल आते ही उसका पूरा शरीर एक पल के लिए कांप उठा और जल्दी से ही होश में आते हुए उस रूम से भागते हुए बाहर निकल गया। मैनेजर मोहित को इतनी जल्दी भागते देख वो भी उसी ओर जाने लगा। सर क्या हुआ? मैनेजर की नज़र स्क्रीन पर नहीं गई थी, जिससे वो मोहित के वहाँ से अचानक जाने से कुछ सोच नहीं पाया था, इसलिए वो भी मोहित के पीछे जा रहा था।
मोहित इतना तेज भाग रहा था कि वो कुछ ही मिनटों में स्विमिंग पूल की तरफ आ गया था, जबकि स्विमिंग पूल का रास्ता पिछले वाले हिस्से में था, इसलिए वहां पहुंचने में थोड़ा तो टाइम लगना आम बात थी। मोहित पुल के करीब आकर एक पल के लिए उसके कदम वहीं रुक गए, क्योंकि उसने मधु का चेहरा देख लिया था और मधु को पुल में डूबते देख बिना वक्त जाया किए पुल में कूद गया। हेल्प मी! मधु के मुंह से धीमे शब्द यही निकल रहे थे। वो ज्यादा कुछ बोल नहीं पा रही थी और न ही उसकी आंखें खुल रही थी, और अब उसके हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे, जिसे उसने अपना शरीर ढीला छोड़ दिया और वो डूबने लगी। लेकिन वो पूरी तरह पानी में चली जाती इससे पहले मोहित ने उसे अपने एक हाथ से खींचा और ऊपर करता है और बिना वक्त ज़्यादा किए अपनी बाहों में सटा लिया। मधु, तुम ठीक तो हो? मोहित के मुंह से ये सब लड़खड़ाए हुए स्वर में निकले और वो मधु के सिर को सहलाने लगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसके आगे क्या होगा ये हम अगली वीडियो में देखेंगे। जब तक ये देखिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करना। अगर आप चैनल पर नए हो तो बेल आइकन जरूर प्रेस करना, जिससे हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।